हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने जो बजट अभी भाषण दिया था वो हमारे लिए यूपी के जो जीएस पेपर नंबर 6 है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शनल हट चुका है यूपी से और मेंस में 2 जीएस के पेपर ऐड हो चुके हैं जो कि यूपी स्पेशल है। तो जीएस पेपर नंबर जो 6 है वो आपका इकोनॉमिक्स स्पेशल है और यूपी की इकोनॉमिक्स, और उसके लिए हमें जो है ये बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये डॉक्यूमेंट। आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारे लिए प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो हमारा प्रदेश है उसकी जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है और स्टेट इंडिया का सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और लेबर मार्केट भी है। गंगा के उपजाऊ मैदान हैं और इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में हैं। अगर हम देश की जीडीपी में इसका यूपी का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 8% से ज़्यादा है यूपी की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का, इंडिया की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान। और अगर हम जो है एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 2021-2022 में जो है जीएसडीपी में जो ग्रोथ दर्ज की वो थी 16.8। ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। और जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 उसके लिए जो हमने अनुमानित किया है कि कितने परसेंट से हमारा जीएसडीपी ग्रो करेगा वह है 19%। 2017 में हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 14.4% थी, जो आज की डेट में 4.2% रह गई है। देखिए लखनऊ में जो है यूपी GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो आयोजित हुआ था 10 से 12 फरवरी में, ठीक है। इसमें इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी। उस तैयारी के लिए जो है एक मतलब मंत्रियों का, अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल लगभग नहीं टोटल 16 देशों में गया था और 21 शहरों में वहाँ पे उन्होंने रोड शो और वहाँ पे जाके व्यापारिक समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वो 16 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, साउथ कोरिया, यूएई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इंडिया के जो 8 मेजर सिटीज़ हैं, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स और अधिकारियों ने रोड शो किया ताकि लोग जो जो कम्युनिटी है, बिज़नेस कम्युनिटी, वो हमारे लखनऊ में जो आयोजित यूपी GIS है उसमें आकर के शिरकत करें। और इसमें लोगों ने शिरकत की। लगभग 25,000 से अधिक निवेशकों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इससे क्या फ़ायदा हुआ कि 33.5 लाख करोड़ रुपीस का जो है MOU साइन किया गया। 19,000 से प्लस MOU साइन हुए और निवेश कितने का है? 33.5 लाख करोड़। ये MOU साइन हुआ कि इतने का निवेश होगा हमारे उत्तर प्रदेश में। और इसमें अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा 16% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की बात की गई, 16%। सेकंड नंबर पे रहा इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट नंबर पे रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड नंबर पे आपका इंडस्ट्रियल पार्क, फोर्थ नंबर पे एजुकेशन और फिर लॉजिस्टिक। इन सब सेक्टर्स में जो है इतने सारे MOU और इतना सारा इन्वेस्टमेंट आएगा आने वाले समय में। अब हमें पता है कि जो है इस साल की जो प्रेसिडेंटशिप है G20 की वो इंडिया के पास है, तो इंडिया में 200 से अधिक बैठक होंगी G20 की, और उसमें उत्तर प्रदेश के जो 4 शहर सिलेक्ट किए गए हैं वहाँ पर टोटल 11 बैठकें होंगी। और वो शहर कौन कौन से हैं ये प्री में पूछा सकता है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, हम यहाँ पे G20 की मेज़बानी करेंगे तो हम अपना जो बुनियादी ढांचा है यूपी का, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा डेवलपमेंट है, और ये हम अपने दुनिया को दिखा सकेंगे ताकि हमारे ऊपर और इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ सके और हमारी इकॉनमी यूपी की और सुदृढ़ हो जाए। देखिए इंडिया का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, और उसमें यूपी ने क्या बोला है कि हम यूपी को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे। $1 ट्रिलियन, ये रुपये नहीं है। अब देखिए अब ये है उन्होंने बताया हम सदन के सामने जो है जो हमारी जो उपलब्धियाँ हैं उसको बारे में बताएंगे। बहुत सारे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य देश में अग्रणी मतलब नंबर 1 पे है। किस किस में है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण और शहरी मतलब रूरल और अर्बन दोनों में ही जो घर बने हैं, आवास बने हैं, उसमें यूपी नंबर 1 है। इसके अलावा ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, जो टॉयलेट बने उसमें भी यूपी नंबर 1 में है। इसके अलावा MSME सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्टेब्लिश हुए? यूपी में। और स्मार्ट सिटी मिशन के जो अंदर जो है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, उस कॉन्टेस्ट में भी यूपी नंबर 1 आया। इसके अलावा PFMS पोर्टल, देखिए PFMS पोर्टल, ये पोर्टल होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मतलब CGA
ये देखिए प्रीलिम्स आपसे पूछा सकता है। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वहाँ पे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होते हैं, वो ये सब देखते हैं। तो ये एक बेसिकली ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम है। जो आपका डीबीटी वगैरह जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो ये इसी के थ्रू होता है। तो पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों में जो हस्तांतरण किया गया पैसा, उसमें भी यूपी नंबर 1 पे है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, शुगर केन और शुगर की बात करें, इथेनॉल की बात करें, तो इसमें भी यूपी नंबर 1 पर है। हम कृषि निवेश पर किसानों को दें जो डीबीटी से भुगतान किया गया, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। कोरोना के टाइम हमने लगभग 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी और इंडिया में नंबर 1 पे यूपी रहा। चिकित्सा जो शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित उसे संचालित करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। देखिए एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, ये भी हमारी नीति है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप रैंकिंग देती है। देखिए 5 कैटेगरी में होते हैं। एक तो होता है बेस्ट परफॉर्मर और टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर, फिर होता है एस्पायरिंग लीडर और फिर एमर्जिंग स्टार्टअप इकॉनमी। तो देखिए बेस्ट परफॉर्मर तो आपके गुजरात कर्नाटका है, टॉप परफॉर्मर आपका केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी जो है वो आपका लीडर कैटेगरी में सम्मानित हुआ है। और स्किल डेवलपमेंट नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो इन सब मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा सकता है, प्लस आपको यूपी मेंस के पेपर में आपको ये बहुत ज़रूरी, बहुत मददगार साबित होगा। अब और क्या क्या उपलब्धियाँ रही हमारे यहाँ, तो किसानों को हमने रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया। आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल याद करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। गन्ना उत्पादकता भी बढ़ी। देखिए रबी के टाइम में 2022-23 में जो है 3.36 लाख मैट्रिक टन गेहूँ खरीदा गया किसानों से, और पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू उन्हें 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। देखिए रबी के टाइम हमें पता है गेहूँ, वीट, और खरीफ के टाइम हमें राइस। तो खरीफ के टाइम लगभग 62.62 लाख मैट्रिक टन का धान खरीदा गया और 10.3 लाख किसानों को उनके खातों में 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, उसमें भी डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया गया लगभग 51,000 करोड़ रुपए, उससे अधिक की धनराशि। जो आपके निजी नलकूप हैं, जो आपके ट्यूबवेल होते हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको भी विद इन रीजनेबल टाइम बदला जा रहा है। और प्रदेश में जितने भी डार्क जोन हैं, ये सारी बात हम एग्रीकल्चर सेक्टर की कर रहे हैं। मैंने उन्हें सेक्टर वाइज बताया कि क्या क्या उपलब्धियाँ प्रदेश में उत्तर प्रदेश की रही। तो जो डार्क जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे पानी बहुत, उनका जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, तो वहाँ पे जो है निजी नलकूप कनेक्शन पे पहले प्रतिबंध लग गया था जहाँ डार्क जोन है, लेकिन वो प्रतिबंध हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। तो ये सारी उपलब्धियाँ जो है किसान भाइयों और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हैं। महिला एवं बाल विकास में देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो आपका प्री मेन्स जोन में आ सकता है, उसमें कितने रुपये की धनराशि दी जाती है प्रति लाभार्थी? 15,000 रुपये तक की। और इस बार के बजट में लगभग 1,050 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के आंसर में आप ये यूज़ कर सकते हैं। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसके लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी, उसके लिए 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है इस बजट में। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना, देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये सारी योजनाएं आप लिख सकते हैं आंसर में। क्योंकि जीएस पेपर नंबर 6 जो है वो यूपी स्पेशल का ही होना है और 200 नंबर का है, तो उसमें बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बजट में बजट भाषण। तो जो महिला सामर्थ्य योजना है उसमें जो वुमेन एसएचजी हैं, वुमेन एसएचजी का गठन होता है और उनको कुछ अमाउंट दिया जाता है ताकि वो जो है सेल्फ सस्टेन कर सकें और एंटरप्राइज लगा सकें छोटा मोटा। इसके अलावा निराश्रित विधवा, ऐसी विधवा जिनका कोई आश्रय नहीं है,
उनके भरण पोषण के लिए भी अनुदान इस बजट में किया गया है। उन्हें पेंशन दी जा रही है। कितने? 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को प्रदेश गवर्नमेंट पेंशन दे रहा है और बजट में इसका प्रावधान है 4,032 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। सुरक्षित मातृत्व योजना, इसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं को और धात्री माताओं, देखिए धात्री कौन होती है? जो फीडिंग वुमेन, ऐसी जो मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे तब से स्तनपान तक कराने की तक की व्यवस्था जो है धात्री माता होती हैं। और ऐसे टाइम में जब वुमेन जो है ब्रेस्ट फीड करती है बच्चों को, तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रीमियम आपसे पूछते थे, लगभग 500 किलो कैलोरी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वुमेन की बॉडी में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया है और उसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं, लगभग 6,000 रुपये। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम प्रदेश में चल रहे हैं। अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों का टीकाकरण हो चुका था प्रदेश में। मिशन इंद्रधनुष के तहत 36,82,000 बच्चों को टीका और 10,31,000 गर्भवती माताओं को टीका लगाया गया प्रदेश सरकार की तरफ से। और देखिए, 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जाएगा ताकि जो है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत बनी रहे। कई बार ऐसा होता है, कई जगह आंदोलन में महिलाएं या कभी महिला भी उपद्रव कर देती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है। अब देखते हैं यूथ के लिए क्या है इस बजट में, यूथ के लिए क्या उपलब्धियां हैं प्रदेश की। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में छात्र छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जा रहा है और उसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यूपी स्टार्टअप नीति 2020, इसमें क्या है, कृषि, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। हेल्थ हो गया, एनर्जी हो गया, खादी हो गया, एजुकेशन हो गया, टूरिज़्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके में ये 50 इंक्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो यूपी स्टार्टअप नीति 2020 उसके अंतर्गत। इसमें क्या है, 3 जगह इस बजट में, ये प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PGI लखनऊ, IIT कानपुर तथा नोएडा में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन शुरू किया गया है इंक्यूबेटर्स का। और इंक्यूबेटर्स को ही बढ़ाने के लिए एक सीड फंड क्रिएट किया गया। सीड फंड ये प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 100 करोड़ रुपए की। ये इससे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के तहत 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में। और जो रूरल एरिया में जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए एग्रीटेक स्टार्टअप, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की व्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड और एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। देखिए, इंक्यूबेटर्स को बढ़ाने के लिए क्या है, सीड फंड, उसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं। और एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, उसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अब देखिए, कई जो प्रदेश में जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ जो छात्र रोजगार, मतलब ऐसी पढ़ाई हो कि वहाँ उन्हें रोजगार मिले, तो उसके लिए उन्हें टेक्निकल वोकेशनल कोर्स या उनके स्किल में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और किस मिशन के तहत, वो है आपका कौशल विकास मिशन। इसमें पिछले 6 साल में 12 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और लगभग 5 लाख जो युवा थे उनको अच्छी कंपनियों में उन्हें प्लेसमेंट दिया गया, तो उन्हें नौकरी प्रदान की गई। ये मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद इस बजट में जो है, जो यंग लॉयर हैं, है ना, उनको शुरू के 3 साल में दिक्कत ना हो पैसों की, तो इसके लिए उन्हें किताब और पत्रिका के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी 10 करोड़ का प्रावधान हुआ है। और युवा अधिवक्ताओं के लिए, युवा लॉयर्स के लिए कॉर्पस फंड 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बार के बजट में प्रस्तावित है। रोजगार के फील्ड में देखिए क्या है उपलब्धियां हैं सरकार की। तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 26,29,000 मैन डे का वर्क उत्तर प्रदेश में हुआ और देश में ये प्रथम स्थान पे है मनरेगा में। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, और उसमें इस साल मतलब 2022-23 वाला जो वित्तीय वर्ष था उसमें 1,07,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका गठन हुआ। 1,07,000
और इसमें जो है 1,07,000 में से 81,283 सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फ़ंड दिए गए। रिवॉल्विंग फ़ंड ऐसे फ़ंड होते हैं जहाँ पे अगर पैसा ख़त्म होगा तो दोबारा पैसा आ जाता है वापस। इसके अलावा 3,500 लगभग 3,497 सेल्फ हेल्प ग्रुप को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड है ना, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड दिया गया। ये बेसिकली कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, जो आजीविका है उसके तहत जो है उन लोग कम्युनिटी को मतलब एक तरह से इनकरेज किया जाता है कि वो कम्युनिटी एंटरप्राइज खोलें, जिससे क्या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े ना, एक तरह से फाइनेंसिंग है। उसके बाद देखिए बहुत सारे उद्यमों की स्थापना की गई है ना, इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है कि उद्यमों की स्थापना प्रदेश में हो। जो एमएसएमई एक्ट है 2020 का, उसके माध्यम से 1,000 दिवस तक लगभग 3 साल मान लीजिए, तो 1,000 दिन तक कोई भी विभाग से निरीक्षण से उनसे छूट मिलेगी। जो इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं एमएसएमई की, उनको शुरू के 1,000 दिन किसी भी विभाग से निरीक्षण कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी उनका जाके निरीक्षण नहीं करेगा, ठीक है। और जो भी एनओसी वगैरह हैं, लाइसेंस वगैरह है, इस सब की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है ताकि सब लोग ऑनलाइन ले सकें। और टाइम विद इन टाइम जो है उद्यमी जो है उसको ये स्वीकृतियाँ मिल भी रही हैं ताकि वो अच्छे से ये सब स्टार्टअप, ये सब यूनिट्स लगा सकें प्रदेश में। 2022-2023 में से लेकर 24 नवंबर 2023 तक, ये 2023 नहीं होगा, ये 2022 होगा। 24 नवंबर 2022 तक लगभग 3,95,000 से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए। मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 लाख यूनिट्स रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 25,64,000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। मतलब इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला प्रदेश में। अब देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी ODOP की फाइनेंसिंग के लिए जो है उसमें उसके थ्रू जो है 1,35,000 लोगों को रोजगार मिला है ODOP के थ्रू। अब इसमें क्या है, टूल किट डिस्ट्रीब्यूट हुई ना, जिसमें ट्रेनिंग की टूल किट, उसके अंतर्गत 83,473 से अधिक जो पारंपरिक कारीगर हैं या हस्तशिल्प वाले हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं, उनको टूल किट दिया गया। वो टूल किट बेसिकली उनका स्किल को बढ़ाने के लिए हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हैं। फिर देखिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, उसके तहत 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1,37,000 से अधिक अवसरों का सृजन हुआ। 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हुए युवा स्वरोजगार योजना से। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो कौशल विकास मिशन है, तो उसके तहत जो पिछले 6 सालों में 12.5 लाख से अधिक युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कार्यक्रम में पंजीकृत किया गया। लगभग 5 लाख को प्लेसमेंट मिला, हम ऊपर भी देख चुके हैं। देखिए इसके अलावा रोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश में, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार चल रहा है। और ये देखिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये फैक्ट, जो अभी वाला वित्तीय वर्ष है 2023-2024, उसमें वस्त्र योग के क्षेत्र में, वस्त्रोद्योग यानी टेक्सटाइल के फील्ड में 40,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। अप्रेंटिस के माध्यम से जो अप्रेंटिस करते हैं लोग, बच्चे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें साथ साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। और इसके तहत मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसमें 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। जो बेसिकली स्टाइपेंड दिया जाता है अप्रेंटिस के दौरान, वो बच्चों को दिया जाएगा जो भी यहाँ पे अप्रेंटिस सीखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में। देखिए नई जो है आपकी टूरिज़्म पॉलिसी आई है 2022 में, उसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। इसके अलावा 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसका भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग में 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का चयन हुआ है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी काफ़ी बच्चों का चयन हुआ है। देखिए सहायक अध्यापक 6,000 से ज़्यादा सहायक अध्यापक,
लगभग 1900 प्रवक्ता, 80 प्रधानाचार्य का सिलेक्शन हुआ है और ये पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से ये सारा काम हुआ है। अब देखते हैं हम सोशल सिक्योरिटी। देखिए, सोशल सिक्योरिटी ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो पुअर हैं, वल्नरेबल हैं, जैसे महिलाएं हो गई, विधवा हो गई, दिव्यांगजन हो गए, बीमार जैसे कुष्ठावस्था के लोग हो गए। तो इन सब के लिए जो है प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना की व्यवस्था की है और सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में फंड दिए हैं। फिर देख लेना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि, देखिए स्वनिधि का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, पीएम स्वनिधि है ना, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसके अंतर्गत देश में जो है सबसे ज़्यादा 10.33 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 1190 करोड़ रुपए, 1190 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। और इसमें देश में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 पे है। इसमें क्या है, लगभग 10,000 रुपये तक का लोन देने की बात है पीएम स्वनिधि योजना में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है गरीब कल्याण अन्न योजना में उसके फेज़ 3, 4, 5 में 81 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किए गए। अब देख लेते हैं लेबर वेलफेयर के लिए हमारी क्या उपलब्धियाँ रही प्रदेश की। तो अब तक जो है 1.5 करोड़ से अधिक जो निर्माण श्रमिक यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर और निर्माण स्थलों के जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अब रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, देखिए मान लीजिए कोई कामगार या मजदूर है, उसकी मृत्यु हो जाए या उसे दिव्यांगता आ जाए अपने कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान, ताकि उसकी सहायता की जाए। तो इसके लिए कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, इसके तहत जो कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु हो गई है तो उसे 5 लाख रुपये, और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी है तो 4 लाख रुपये, और अगर आंशिक डिसेबिलिटी है तो उसके लिए 3 लाख रुपये प्रदान करने की योजना का प्रावधान है। जो श्रमिक हैं, जो लेबर्स हैं, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वो भी निःशुल्क मिले, तो उसके लिए प्रत्येक मंडल में, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है ना, तो प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय हो, रेजिडेंशियल स्कूल हो, ताकि जो लेबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो भी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इसके तहत जो है लगभग 6,65,000 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। अब 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, उनके माध्यम से 7.5 लाख से अधिक, 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा जो भी ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर हो रहा है उनको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित कर लिया गया है, और ऐसे कई ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड होंगे जहाँ पे बाल श्रम बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, तो उसे बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। और इसी तरह नया सवेरा योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 30,000 बच्चों को मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया। ये पहले चाइल्ड लेबर से और अब जो है मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं ये बच्चे। जो असंगठित क्षेत्र हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। ऑर्गेनाइज क्षेत्र के वर्करों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, उसके लिए भी 12 करोड़ रुपये, ताकि मान लीजिए कोई दुर्घटना ना घटे जो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाल श्रमिक विद्या योजना, उसके तहत जो है 2,000 बच्चों को लाभ पहुंचाया गया है। जो चाइल्ड लेबर है उनको जो है उनकी पढ़ाई ना रुके, इस चीज़ की व्यवस्था है। तो आज हम यहीं तक देखें क्योंकि वीडियो लंबा खिंच रहा है, तो इसको हम 2-3 पार्ट में कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। और कोई सुझाव हो तो आप वो अपना कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।